हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी ग्रामर क्लास है और इस समय हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। जी हाँ, हमने नाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने सिंगुलर प्लूरल अर्थात नाउन एंड नंबर्स के बारे में पढ़ा, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नाउन, जेंडर एंड केसेस। जी हाँ, आप जब भी नाउन पढ़ते हैं तो नाउन में फर्स्ट एक पार्ट में ही आप ये सारा कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाता है। उसका कारण है क्योंकि नाउन के ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा वास्ट हैं और इनसे अपने तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए सिलेक्शन नाम ने आपके लिए काम किया, मनु सर ने आपके लिए काम किया कि क्यों ना इसे आसान बना दिया जाए और इसे इस तरीके से पढ़ा जाए कि अगर आप एक बार इसे पढ़ लें तो उसके बाद आपको कभी और दिक्कत ना हो और कहीं और पढ़ने की जरूरत भी ना हो। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं नाउन, जेंडर एंड केसेस, क्योंकि नाउन और नाउन एंड नंबर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग चैनल से अभी जुड़ रहे हैं, जिन्हें अपने जीवन में सफलता चाहिए, इंग्लिश ग्रामर की वजह से जो पास नहीं हो पा रहे हैं या बहुत अच्छे से स्कोर करना चाह रहे हैं, तो बस आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और नाउन से इन वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। प्लेलिस्ट में ये आपको मिल जाएंगे। तो नाउन, नाउन नंबर, और उसके बाद हमने एक 12 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेशन डाला था। हाँ, लेकिन जैसे ही ये हम कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद हम 50 क्वेश्चन को इसमें सॉर्ट आउट करेंगे, जिसमें हम नाउन, नाउन एंड नंबर्स और नाउन, जेंडर एंड केसेस के कलेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, एक साथ क्वेश्चन लेंगे और फिर देखेंगे कि उन्हें किस तरीके से हम सॉर्ट आउट करेंगे। और आप उन्हें हमारे साथ ही सॉर्ट आउट करने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो भी आपने पढ़ा वो कितना सही रहा और किस तरीके से आपने कुछ ही दिनों में अपनी इंग्लिश में नाउन टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर लिया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई चमत्कार को ही नमस्कार बोला जाता है, और यदि आप पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं तो 100% है या तो आप सही से पढ़ नहीं रहे हैं या फिर आपको सही से पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं नाउन, जेंडर एंड केसेस। और जब हम 50 क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे उस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपने पढ़ा भी अच्छे से और आपको पढ़ाया भी बहुत अच्छे से गया है। तो फिर देर किस बात की है, देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम ध्यान रखें कि नाउन, जेंडर एंड केसेस में हमें जेंडर सबसे पहले पढ़ना होता है। अब जेंडर क्या होता है, कैसे हम इससे शुरुआत कर सकते हैं, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि जेंडर इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन विच इंडिकेट द सेक्स ऑफ अ पर्सन और एनिमल। द डिफरेंस ऑफ सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई सेक्स की क्या डेफिनेशन है। तो ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे नाउन का वह प्रकार जो किसी व्यक्ति, पशु का लिंग बताता है, अर्थात जो शब्दों की जाति को दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि जेंडर और सेक्स में क्या फर्क है। तो जेंडर जैसे हम बोलते हैं आपका क्या जेंडर है, तो आपने बोला मेल और फीमेल है, जबकि जो सेक्स के रूप में आएगा वो भी मेल फीमेल में ही आएगा। लेकिन यहां पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जेंडर इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन विच इंडिकेट द सेक्स ऑफ अ पर्सन। तो जेंडर हो या सेक्स हो, बात एक ही होती है, बस हमें यह पता चल जाता है कि भाई कौन मेल है कौन फीमेल है। ये नॉर्मल जेंडर है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे भी हमें मेल फीमेल लिखना होता है, लेकिन जेंडर सिर्फ 2 टाइप्स के नहीं होते। जेंडर जो है वो इंग्लिश ग्रामर में 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब हम अपने आपस में सोशल लाइफ में जीते हैं तो हमें 3 जेंडर देखने को मिलते हैं। एक जेंडर मेल, जैसे कि हम, ठीक है, या आप में से जो भी मेल स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद एक फीमेल जो कन्या है उनके लिए, और तीसरे ट्रांसजेंडर। ठीक है, लेकिन ग्रामर में हमें 4 टाइप्स के जेंडर देखने को मिलेंगे: मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अब ये कैसे होते हैं, चलिए फिर इन्हें हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाएगा, और इनसे सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो यहां पर मस्कुलिन जेंडर, इट शोज पावर, मेल सेक्स या ताकत को दर्शाता है, बॉय, मैन, बुल और लायन। ठीक है, यहां पर हम ध्यान रखेंगे मस्कुलिन मतलब मसल्स। जी हाँ, मस्कुलिन मतलब मसल्स, ताकत बताएगा। और बस वहीं आप ध्यान रखेंगे कि इट इज कॉल्ड कि भाई बॉय हुआ, मैन हुआ, बुल हुआ या लायन हुआ, ये ताकत को दर्शाते हैं, पावर जनरेट करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मस्कुलिन जेंडर। उसके बाद है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर जो है ये प्रोडक्टिविटी, उत्पादन को दर्शाएंगी, क्रिएटिविटी को दर्शाएंगी। जैसे इट शोज द प्रोडक्टिविटी फीमेल सेक्स, या उत्पादन क्षमता को दर्शाते हैं, जैसे गर्ल, विमेन, काउ और लायनेस, जो जीवन दे सकती हैं, जीवन को उत्पादित कर सकती हैं, जीवन को जन्म दे सकती हैं। बस वही है फेमिनाइन जेंडर।
उसके बाद है कॉमन जेंडर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कॉमन जेंडर? भाई कॉमन का मतलब क्या होता है? एक समान। जी हाँ, ऐसे जेंडर जिसमें मेल और फीमेल दोनों का प्रयोग हो जाए वही कॉमन जेंडर है। हमें नाम से पता ना चले कि भाई कौन है, ठीक है। जैसे इट शोज बोथ मेल एंड फीमेल, या दोनों लिंगों को दर्शाता है। जैसे चाइल्ड, अब आपने बोला मिस्टर शर्मा हैज अ चाइल्ड, अब चाइल्ड तो है लेकिन लड़का है या लड़की है तो आपको जेंडर तो पता नहीं चल रहा, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे ये कॉमन हो गया। स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, सर्वेंट, ये सब कॉमन जेंडर होते हैं क्योंकि आपको इसके नाम से मेल और फीमेल के बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग जैसे अपन बोलेंगे, ठीक है। तो इट शोज नो सेक्स एंड यूज फॉर नो लिविंग बट स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स आर कंसिडर्ड न्यूटर जेंडर, ठीक है। तो भाई ये कोई लिंग तो नहीं दर्शाएगा, मेल फीमेल तो नहीं दर्शाएगा, लेकिन ठीक है, तो यहां पर इट प्रोनाउन इज यूज्ड विद देम, तो यह प्राणहीन वस्तु को दर्शाता है सबसे पहली बात। परंतु छोटे जानवर, पक्षी न्यूटर जेंडर में ही आते हैं, इसके साथ इट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर हम ही कर सकते थे, यहां पर हम शी कर सकते थे, यहां पर हम कॉमन जेंडर है तो हम ही और शी दोनों का यूज कर सकते थे जब भी हमें जरूरत पड़ती, ठीक है। वैसे मेल डोमिनेट सोसाइटी है तो ज्यादातर ही का यूज कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि जब बात करेंगे हम न्यूटर जेंडर की, तो न्यूटर जेंडर जो है उसमें हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? हमेशा प्रयोग किया जाएगा इट प्रोनाउन का। किसका? इट प्रोनाउन का। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब कुछ रूल्स इनके बारे में समझ लेते हैं हम। तो रूल्स में personified object that are considered as source of strength and superiority are treated as male। तो यहां पर हम देखेंगे कि भाई मानवीय गुणों से अपूर्ण तत्व जो शक्ति और उच्च श्रेणी के समझे जाते हैं उन्हें पुल्लिंग तथा जो तत्व सौंदर्य, उपज तथा शिष्टता से परिपूर्ण होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि जो मसल्स पावर बताएगा, जो शक्ति बताएगा, उसे हम बोलेंगे मस्कुलिन जेंडर, और जो सौंदर्य, शिष्टता, उत्पादन क्षमता बताएंगे उन्हें बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, मस्कुलिन में। अब देखिए जरा, जैसे सन पावर बता रहा है, ओशियन, ठीक है, महासागर, डेथ, वॉर, टाइम, अब ये मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मस्कुलिन जेंडर। जबकि फेमिनाइन में अर्थ, प्रोडक्ट, इसलिए हम हमेशा भारत माँ बोलते हैं, ठीक है। हम हमेशा क्या बोलते हैं? भारत माता कीजिए, ना कि भारत पापा कीजिए, नहीं बोलते ना। तो बस आप ध्यान रखिएगा, मून, नेचर, लव, होप, पीस, ये सब फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। किस में आते हैं? फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम रट के नहीं निकाला जा सकता। जब तक आपको बेसिक्स क्लियर ना हो, आपको पता ना हो कि शब्द कहां से आए हैं, ग्रामर के रूल्स कैसे बन रहे हैं, किस तरीके से हम इन्हें लेकर आ रहे हैं, उसकी पूरी लेगेसी आपको ना पता हो, जब तक आप पेपर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए शुरू से पढ़िए, बेसिक्स पढ़िए, और बेसिक्स हमेशा मजेदार होते हैं, कभी भी आपको बोर नहीं करेंगे, ठीक। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे अर्थ, मून, नेचर, लव, होप एंड पीस, ठीक है। कुछ नाउन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रसंग है, कंटेक्स्ट के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। जैसे आर्टिस्ट, डेंटिस्ट, एनिमल, ऑथर, कैंडिडेट, मोनार्क, साइकिलिस्ट। तो हमने आपको बताया था भाई कॉमन जेंडर ये कहलाते हैं क्योंकि ये दोनों में प्रयोग हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है समस्त एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसलिए हमने आपसे बोला कि सबसे पहले आपको नाउन पढ़ने पड़ेंगे। अब एक ही में अगर हम सब पढ़ा देंगे तो वो तो हौज पौज हो जाएगा, बड़ी खिचड़ी हो जाएगी, क्योंकि इतना लंबा वीडियो वो बनेगा कि आप उसे पूरा पढ़ ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमने उसे पार्ट्स में बांटा। हम देखते हैं कि टीचर जो है वो एक ही पार्ट में ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवा देते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि पहला जो प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, वीडियो में जाएंगे चैनल पे, तो आपको नाउन चैप्टर मिलेगा। नाउन चैप्टर पढ़िए, उसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन क्या होते हैं, कैसे उनसे क्वेश्चन आते हैं, क्या उनके साथ रूल्स रहते हैं, ये सब हमने बहुत डिटेल में आपको बताया है। तो आप बिल्कुल अच्छे से उसे पढ़ लीजिए और फिर वापस आइए। तो एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव और मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने आपको बताया था क्वालिटीज, ऐसी फीलिंग और इमोशन जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते, वही नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कलेक्टिव नाउन को हमने बताया था समूहवाचक, जी हाँ,
जब कई सारे नाउन मिलकर एक नाउन का निर्माण करते हैं कलेक्टिव फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं समूहवाचक, जैसे आर्मी, जूरी, क्लास, बैच, ये हमने सब बताए थे। और मटेरियल नाउन हमने बताया था कि भाई पदार्थ की जितनी भी अवस्थाएं, वो सारी अवस्थाएं मटेरियल नाउन के अंतर्गत ही आती हैं, जैसे पानी हुआ, बर्फ हुई, सोना, चांदी, ये सब। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब न्यूटर जेंडर में आते हैं। किसमें आते हैं? न्यूटर जेंडर में आते हैं। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू, तो क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द इंडियन आर्मी केम फॉरवर्ड टू फाइट द बैटल, इंडियन आर्मी है, कलेक्टिव नाउन है। आई हैव गॉट अ गोल्ड नेकलेस, गोल्ड धातु है, मतलब मटेरियल नाउन है। तो ये सब किस में आते हैं? ये हमेशा आएंगे आपके न्यूटर जेंडर में। क्या आएंगे? न्यूटर जेंडर में आएंगे, इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद है छोटे बच्चे और छोटे जानवर, न्यूटर जेंडर में प्रयुक्त किए जाते हैं। जी हाँ, इट के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? इट के साथ। प्रोनाउन हमेशा इट आएगा इनका। बेबी, चाइल्ड, पैरट, रेड, क्रो। अब जब छोटे बच्चे की बात आएगी तो हमेशा ये न्यूटर जेंडर में आएंगे। किस में आएंगे? न्यूटर जेंडर में आएंगे। जैसे देखिए यहां पर हम लिखते हैं द चाइल्ड इज प्लेइंग, द चाइल्ड इज प्लेइंग बिसाइड इट्स मदर। ठीक है, तो द चाइल्ड इज प्लेइंग बिसाइड इट्स मदर। अब देखिए आप कि यहां पे हमने चाइल्ड का यूज किया। चाइल्ड अभी हमने आपको क्या बताया कि भाई कॉमन नाउन भी हो सकता है, और जब उसका जेंडर हमें पता ही नहीं है तो फिर वो होगा न्यूटर जेंडर, क्योंकि हमें नहीं पता बच्चा कौन सा है। ठीक है, तो द चाइल्ड इज प्लेइंग बिसाइड इट्स मदर। अब यहाँ पे हमने इट्स किया है। ठीक है, अगर हमें ये पता होता कि ये लड़का है तो हम यहाँ पे हिज कर देते। द चाइल्ड इज प्लेइंग बिसाइड हिज मदर। ठीक है, और अगर हमें पता होता ये लड़की है तो हम कर देते हर। लेकिन क्योंकि चाइल्ड जो है वो एक न्यूटर जेंडर है। कैसा जेंडर है? न्यूटर जेंडर है। ठीक है, इसी वजह से हमने इसके लिए इट का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? इट का, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमेशा आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी भी न्यूटर जेंडर की बात आती है तो इट प्रोनाउन का यूज होता है। किसका यूज होता है? इट प्रोनाउन का यूज होता है। हमेशा इस बात को आप ध्यान रखें। और इसी तरीके से हम सही तरीके से ही हमेशा अगर लैंग्वेज को पढ़ेंगे, देखिए इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और लैंग्वेज सीखना हमेशा टफ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वोकैब होती है, आपको शब्द सीखने हैं। ठीक है, वो माध्यम है आपके विचारों को कहने का। जी हाँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कन्वे योर थॉट्स टू अदर। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई अगर आपको किसी को कोई बात बतानी है तो आपको जरूरत पड़ेगी एक लैंग्वेज की। मैथ्स तो लैंग्वेज में लिखा जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर तो लैंग्वेज में लिखा जाएगा, जीएस आप पढ़ेंगे तो लैंग्वेज होगी। तो लैंग्वेज मीडियम है, इसलिए टफ होती है लेकिन मजेदार होती है, क्योंकि ये आपको देती है कॉन्फिडेंस। और इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसी वजह से हर पेपर में पूछी जाती है, क्योंकि आने वाले समय में आपको पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर काम करना है, और इसी वजह से आपको एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत है। इसलिए इंग्लिश हर पेपर में अब कंपलसरी कर दी गई है। पहले कई सारे स्टेट के ऐसे एग्जाम थे जिनमें इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन अब हर स्टेट एग्जाम में भी ज्यादातर इंग्लिश पूछी जाने लगी है। उसका कारण है कि बिना इंग्लिश के काम आपका नहीं चल सकता। तो अगर उसे हम बेसिक से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे उसके बारे में, उसे लैंग्वेज समझ के पढ़ेंगे, तभी वो आपके ही समझ में आएगी, पकड़ में आएगी। ठीक, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे द चाइल्ड इज प्लेइंग बिसाइड हिज मदर या हर मदर तब हो सकता था जब हमें उसका जेंडर पता होता। अब इट्स मदर से हमें ये पता चल जाएगा कि भाई उसका जेंडर हमें नहीं पता, वो क्योंकि छोटा बच्चा है इसलिए उसे न्यूटर जेंडर में रखा गया है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे, तभी काम आपका बन पाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर कुछ छोटे नाउन स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, उनका पुल्लिंग नहीं होता। आप ध्यान रखेंगे इनके साथ हमेशा स्त्रीलिंग के जो प्रोनाउन है वही यूज होंगे, हमेशा स्त्रीलिंग में ही है ये। तो जैसे अमेज़न, तो व्हाट इज द मीन ऑफ अमेज़न या अमेजन जैसे हम बोलते हैं, भाई बहादुर, एक लड़ाकू स्त्री जैसे हम बोलते हैं, बहादुर योद्धा स्त्री, उसे बोला जाता है अमेज़न या अमेजन। उसके बाद नर्स परिचारिका होती है। वर्जन का मतलब कुंवारी महिला होती है। मिडवाइफ का अर्थ दाई होता है, और सायरन का अर्थ तो आपको पता ही है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे
कि भाई ये सारे के सारे जो हैं ये अमेजोन, नर्स, वर्जिन, मिडवाइफ, सायरन, ये सब आते हैं फीमेल, जी हाँ मस्कुलिन जेंडर में आते हैं, इनका पुल्लिंग नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है देश के नाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है देश के नाम। तो देश के नाम क्या है, तो भाई देश के नाम मदरलैंड, जैसे हमारी माँ है तो हम लोग तो भारत माता की जय बोलते हैं, भारत हमारी मातृभूमि है, हम हमेशा बोलते हैं। ठीक है, इंडिया इज अवर मदरलैंड। लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं जो अपने जो भूमि है उसे पितृभूमि बोलते हैं या फादरलैंड बोलते हैं। तो देखें जरा, तो देश के नाम फादरलैंड और मदरलैंड में बांटे गए हैं। जैसे जर्मनी, जापान, नॉर्वे, ये हमेशा फादरलैंड कर देंगे, हमेशा अपने आप को फादरलैंड बोलते हैं, है ना, दिस इज अवर फादरलैंड एंड वी विल डाई फॉर इट। ठीक है, तो ये हमारे पितृभूमि और हम इसके लिए मर सकते हैं या मरेंगे, यहां पर हम ध्यान रखेंगे। और इंडिया, यूके, यूके मतलब इंग्लैंड, और रशिया, ये हमेशा मदरलैंड क्या करेंगे, मदरलैंड करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो देश अपने देश को फादरलैंड में रखते हैं वो हमेशा मस्कुलिन जेंडर लगाएंगे उसके साथ, और जो मदरलैंड में लगते हैं वो हमेशा फेमिनाइन जेंडर के रूप में यूज होंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे, तो यहां पर उन्होंने क्वेश्चन दिया इंडिया हैज ओन पावरफुल आर्मी। तो देखिए या तो इट हो सकता है, क्योंकि इट्स तो लगाया जा सकता है, देश के नाम के साथ इट प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। लेकिन यदि आपको इट नहीं दिया होता, अभी तो आप कर सकते हैं कि भाई आपने इट्स कर दिया तो काम हो गया, इट्स पावरफुल आर्मी, ठीक है, इट्स आ जाएगा उसमें। ठीक है, लेकिन अगर इट्स नहीं होता तो आपको दो ऑप्शन मिलते, या तो हर मिलता या हिज मिलता। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें हिज लगाना है या हर लगाना है, तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि भारत हमारी मातृभूमि है और ऐसे देश जो हमेशा मातृभूमि में यूज होते हैं उनके साथ फिर हमें यहां पर अगर इट ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम इंडिया हैज हर ओन पावरफुल आर्मी। ठीक है, इसे हम ध्यान रखेंगे हर, और यदि हिज और इट मिलता है तो इट लगाइए, हिज नहीं लगा सकते। लेकिन यदि आपको इट नहीं मिलता है, हर मिल जाता है तो हर लगा दीजिए, हर नहीं मिलता है, इट मिलता है तो इट लगा दीजिए, हिज नहीं आ सकता इनके साथ। इसी तरह जापान इज वेरी पावरफुल इन टेक्नोलॉजी, तो भाई यहां पर या तो इट्स आ जाएगा तो सही है, क्योंकि देश के नाम के साथ हम इट लगा सकते हैं। ठीक है, न्यूटर जेंडर है एक तरह से देखा जाए तो इट लग जाएगा। लेकिन यदि आप ध्यान रखें फादरलैंड की बात होगी या मदरलैंड की बात होगी तो इसके साथ फिर हिज आ जाएगा। यहां पर आपको ऑप्शन में मिलेगा हिज और हर, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई क्योंकि जापान अपने देश को फादरलैंड मानता है इसलिए हम हर का यूज नहीं कर सकते हैं, हमें यहां पर हिज लगा देना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें, यदि आपको इट्स या हर मिले तो यहाँ पे इट्स लगाना है, या फिर हिज और हर मिले तो हिज लगाना है। ध्यान रखेंगे क्योंकि जापान फादरलैंड है, इंडिया मदरलैंड है। तो इस तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको अक्सर कर भरने आते हैं और स्टूडेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हिज या हर दोनों सोचते हैं और फिर उसके बाद हिज लगा जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं और इसी वजह से डोमिनेट करता है मेल जेंडर, और यही कारण है कि हम यहाँ पर हिज लगा देंगे इंडिया के साथ भी। ठीक, तो बस वो गलत हो जाएगा, आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ हमने आपको फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल दिए, जी हाँ ये हम ही दे रहे हैं, आपको ध्यान रखिएगा ये पूरे पूरे, और इनके अर्थ भी हम आपको बताने वाले हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं भाई ग्रामर विद वोकैब ओनली विद मनु सर, जी हाँ मनु सर के साथ ही आप ये सीख सकते हैं कि आपको मस्कुलिन फेमिनिन, मस्कुलिन फेमिनिन, मस्कुलिन फेमिनिन के जितने जेंडर और चेंज होते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो ये पूछे ही जाते हैं, 100% आपसे पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दें उसमें हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ जार। ठीक है, तो उसमें कुछ मिलते जुलते शब्द आपको मिलेंगे लेकिन आपको पता होने चाहिए। तो इसी वजह से हमने इन्हें आपके लिए पूरा एक एक वर्ड जो पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा। अब जार है, जी हाँ जार जो रूस के राजा हुआ करते थे उनका पद, उनका नाम था जार, तो जरीना उनका फीमेल वर्जन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बोर, बोर अर्थ होता है सुअर तो उसके लिए सो हो जाएगा। बुलक, बुलक का अर्थ होता है बैल तो उसके लिए हेफर हो जाएगा, हीफर। ठीक है, उसके बाद कोल्ट, कोल्ट का अर्थ होता है घोड़ा तो उसके लिए फिली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिली हो जाएगा। ड्रैक, ड्रैक का अर्थ होता है नर बतख, जी हाँ, और डक का मतलब बतख, फीमेल बतख। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर हम आते हैं अर्ल।
अर्ल मतलब एक राजा, एक पदवी, तो अर्ल तो काउंटेस हो जाएगा। उसके बाद है फादर का मदर हो जाएगा। गेंडर, गेंडर अर्थ होता है हंस, तो गूज हो जाएगा जो फीमेल हंस है उसके लिए। उसके बाद है हार्ट, हार्ट हिरण होता है तो रो उसका फीमेल वर्जन हो जाएगा, हार्ट मतलब हिरण, रो, ठीक है। उसके बाद है हॉर्स तो घोड़ा, तो मेयर हो जाएगा। उसके बाद हॉर्स और मेयर हो जाएगा, किंग का क्वीन हो जाएगा। लॉर्ड, लॉर्ड मतलब भाई महाशय या श्रीमान जैसे हम बोलते हैं, तो लेडी हो जाएगा, ठीक है। मार्की, ओके, क्या है मार्की या मार्शियोनेस, जी हाँ, तो मार्की मतलब एक पद जैसे अपन बोलते हैं उसके लिए वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो मार्किज हो जाएगा और मार्शियोनेस आ जाएगा, ठीक है। महान जो लोग रहेंगे, एक पद जिन्हें दे दिया जाएगा उसके लिए आ जाएगा। उसके बाद है मेल, तो मेल के लिए आ जाएगा फीमेल। उसके बाद टेलर जो कपड़े सिलता है उसके लिए, तो सीमस्ट्रेस आ जाएगा, जी हाँ। स्त्री जो सिलाई करती है वो स्त्री क्या कहलाएगी, सीमस्ट्रेस कहलाएगी। अब आपने लेडी टेलर ही सुना होगा, लेकिन वो गलत है, सीमस्ट्रेस उसका सही वर्ड है, और यही तो आपके पेपर में आते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे, यही आपके पेपर में आते हैं। उसके बाद है सेनोर, सेनोर महान एक तरह से बोला जाएगा श्रीमान के लिए, उसके लिए दे दिया जाएगा, तो सेनोरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेनोरा, तो सेन्योर का हो जाएगा सेनोरा, ठीक। उसके बाद है सन, सन का हो जाएगा डॉटर, जी हाँ, क्या हो जाएगा, डॉटर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है मैन, मैन का हो जाएगा वेमेन। उसके बाद मोंक, तो मोंक का भाई साधु होता है तो नन हो जाएगा साधे का। नेफ्यू का अर्थ भतीजा होता है तो नीस का मतलब भतीजी हो जाएगा। उसके बाद फिर है रैम या वेदर, तो भाई ये आता है भेड़ के लिए, रैम और वेदर दोनों भेड़ के लिए आता है, तो ईव आ जाएगा इसके लिए। सर के लिए मैडम आ जाएगा, ठीक है। स्टैग, स्टैग का अर्थ भी हिरन होता है तो हिंड हो जाएगा। अंकल के लिए आंट हो जाएगा। विजर्ड, विजर्ड का मतलब जादूगर, तो विच हो जाएगा, ठीक है, बिच नहीं विच। उसके बाद बॉय, बॉय के लिए गर्ल हो जाएगा। बैचलर मतलब कुंवारा पुरुष, तो स्पेंस्टर हो जाएगी, कुंवारी महिला, ठीक है। आप जरा जल्दी से ध्यान रखें इसे। उसके बाद फिर यहां पर हम ध्यान रखेंगे लेट का लेस हो जाएगा। उसके बाद है बुल, बुल का हो जाएगा काऊ। कॉक मतलब मुर्गी, हैन हो जाएगा। डॉग, डॉग का बिच हो जाएगा। ड्रोन, ड्रोन का अर्थ होता है नर, मधुमक्खी के लिए आता है तो बी हो जाएगा। उसके बाद एग्जीक्यूटर जो संपादित कर रहा है किसी काम को, तो एक्सिक्यूट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्सिक्यूट्रिक्स। उसके बाद फॉक्स, फॉक्स का जो है वो लोमड़ी है तो लोमड़ हो जाएगा ये मेल, और विक्सन जो है वो हो जाएगी फीमेल। उसके बाद है जेंटलमैन, तो जेंटलमैन का लेडी हो जाएगा, ही का शी हो जाएगा, हस्बैंड का वाइफ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है एक्टर, तो एक्ट्रेस हो जाएगा एक्टर का। उसके बाद है एयर, जी हाँ, एच साइलेंट होता है तो एयर बोलते हैं, एयर का अर्थ होता है वारिस, जी हाँ, जैसे आप अपने मम्मी पापा के संपत्ति के वारिस हैं तो एयर है, तो एयरस हो जाएगा। गॉड का गॉडेस हो जाएगा। नीग्रो, जो अफ्रीकन अमेरिकन रहते हैं उन्हें नीग्रो बोला जाता है, आपने देखा होगा, लंबे चौड़े काले जो व्यक्ति, अश्वेत व्यक्ति रहते हैं वही नीग्रो, तो नीग्रेस हो जाएगा। प्रिंस का प्रिंसेस। वेटर का वेट्रेस। एम्बेसडर मतलब कहीं के प्रतिनिधि, दूत जैसे हम बोलते हैं तो एम्बेसडरेस हो जाएगा। ड्यूक, ड्यूक का डचेस हो जाएगा, जी हाँ, एक पदवी है ड्यूक या डच, जो छोटे राजा हुआ करते थे उनके लिए। एम्परर का जो साम्राज्य चला रहे हैं एम्परर, उनके एम्प्रेस हो जाएगा। और वॉटेरी तो वॉटरेस। अब वॉटेरी मीन्स क्या होगा, तो यहां पर अपन ध्यान रखेंगे जो किसी को फॉलो करते हैं, किसी के बड़े भक्त हैं, ठीक है, उन्हें ही हम बोलते हैं वॉटेरी और वॉटरेस, ठीक। तो देखिए कितने सारे वर्ड जो हैं वो आपको पता ही नहीं होंगे, और ये हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और हमेशा हम आपसे बोलते हैं कि भाई सिलेक्शन नाम जो है ना वही आपके लिए लेकर आएगा ये सारी की सारी बातें जो नॉर्मली सोच नहीं पाता है कि हाँ इससे भी क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको पेपर लगाने की आदत होनी चाहिए। टीचर अगर खुद अपडेट रहेगा तभी स्टूडेंट्स को अपडेट रख पाएगा। तो चलिए जरा जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बात आते हैं, तो ये हो गए पूरे जेंडर। तो सबसे पहले हमने नाउन का जेंडर पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं केस। जी हाँ, नाम क्या था, नाउन, जेंडर एंड केसेस, ठीक है। तो अब केस क्या है, तो केस इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन विच शोज द रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। केस नाउन व प्रोनाउन का वह प्रकार है जो किसी वाक्य में उसका संबंध दूसरे शब्दों से बताता है। जी हाँ, तो जब हम एक वाक्य लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड्स होते हैं, तो इनका संबंध एक दूसरे से कैसे बताया जाएगा, बस वही काम करता है केस। तो
केस जो है वो संबंध कारक है। जी हाँ, वाक्यों में जब हम संबंध स्थापित करेंगे तो हमें केस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब केस क्या है? तो केस है भाई 4 प्रकार के। द नॉमिनेटिव केस, जिसे हम कर्ता कारक बोलते हैं। द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, जिसे हम कर्म कारक बोलते हैं। द पजेसिव और जेनेटिव केस, जिसे हम संबंध कारक बोलते हैं। उसके बाद है द वोकेटिव और डेटिव केस, जिसे हम संबोधन कारक बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और वोकेटिव। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनेटिव। अब देखिए, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। जी हाँ, कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो उसमें एक जो सबसे पहले आएगा वो होगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद होगी वर्ब और वर्ब के बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से बनाते हैं ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो पूरा पूरा एक वाक्य बन जाता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों मिलकर बनाते हैं एक पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो अब जो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, जी हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा क्या रहेगी? वर्ब रहेगी। तो हमेशा वाक्य जिससे शुरू होगा उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाई जाती है। जैसे यहां पर हम बोले, जैसे ही के साथ ही लगाएं, ही लव्स यू, वो आपसे प्यार करता है। ही लव्स यू, तो क्योंकि ही सब्जेक्ट था इसलिए हमने यहां पर लव्स का यूज किया। लेकिन यदि यहीं पर हम दे का यूज करें तो ये हो जाएगा दे लव यू, वो आपसे प्यार करते हैं। अब देखिए, ही लव्स जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुई? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरह यहां पर सिर्फ लव आई, वो डिसाइड हुई दे मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। तो वाक्य में जो सबसे पहले वर्ड आता है जिसके अकॉर्डिंग हम पूरे वाक्य का निर्धारण करते हैं, वर्ब का निर्धारण करते हैं, उसी को बोलते हैं हम सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो जरा जल्दी से देखें कौन कौन से वर्ड हैं भाई। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये या फिर किसी का नाम आ जाए शुरू में तो उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। ठीक, हमेशा ध्यान रखेंगे जो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस, तो जो हमेशा वर्ब से पहले आए। जी हाँ, है ना, वर्ब से जो पहले आए वो सब्जेक्ट, और जो हमेशा वर्ब के बाद आए वो ऑब्जेक्ट। क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो काम करेगा, उस काम का असर जिस व्यक्ति पर आएगा उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आई, जब भी हम जैसे यहां पर बोले ही लव्स मी, ठीक है, तो यहां पर ही सब्जेक्ट है और मी है ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसे पलटे तो ये हो जाएगा आई लव हिम। अब देखिए आप, अब जब ही आया पीछे वर्ब के तो हिम बन गया, और आई जब सब्जेक्ट की जगह पे आया, वर्ब से पहले आया तो आई बन गया, मतलब मी आई बन गया। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखेंगे अच्छे से कि भाई कोई भी जो शब्द है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बस वो अपनी प्लेस के अकॉर्डिंग अपना रूप बदलेगा। अगर सब्जेक्ट में आएगा तो ये होगा, और यदि ऑब्जेक्ट में आएगा तो ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसे आप ध्यान रखें अच्छे से। जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा क्योंकि यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक जैसा रहता है। उसके बाद है ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा। इट भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक जैसा ही रहता है। उसके बाद दे का देम हो जाएगा, और नाम भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक जैसा ही रहता है। नाम सब्जेक्ट में जैसा आ रहा है वैसा ही ऑब्जेक्ट की तरफ भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये संबंध स्थापित करेंगे अपनी जगह के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद है पॉजेसिव और जेनेटिव केस। जी हाँ, तो किसे बोलते हैं अपन पॉजेसिव या जेनेटिव केस? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे पॉजेसिव जो शब्द होता है वो आता है अधिकार बताने के लिए। किसके लिए? अधिकार बताने के लिए, अर्थात ओनरशिप। ठीक है, तो अधिकार बताने के लिए या ओनरशिप बताने के लिए प्रयोग होता है। ठीक, तो अब जब भी आप अधिकार बताएंगे, जैसे इट इज माई मार्कर, तो किसका मार्कर है भाई? मेरा मार्कर है। इट इज माई वॉच, किसकी घड़ी है भाई? मेरी घड़ी है। तो अब इस पे किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। तो यहां पर जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, तो अगर आपको कभी भी आई का अधिकार किसी पे बताना है तो आप माई करके बताएंगे। ठीक है, मेरा अधिकार है, माई, अवर, योर, आपका, योर, अवर,
तुम्हारा योर, उसका हिज, लड़की के लिए आएगा तो हर, इट का इट्स हो जाएगा, देम का देयर हो जाएगा और राम का राम्स हो जाएगा, अर्थात उसमें एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एपोस्ट्रोफी एस। तो ध्यान रखेंगे कि भाई जो एपोस्ट्रोफी एस होता है, कॉमा वाला एस होता है, वो भी पॉजेसिव या जेनेटिव केस होता है क्योंकि अधिकार बताता है। ठीक है, इसी वजह से जब भी ये कोई भी पॉजेसिव केस आएगा, इनके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आपको मिलेगा, कोई ना कोई नाउन, क्योंकि अकेले इनका कोई भी मतलब नहीं निकलता। जैसे हम बोले दिस इज माय, ये मेरा है। अब जब तक इसके पीछे कोई नाउन ना जुड़े तब तक इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे दिस इज माय बैग, ये मेरा बैग है। तो आप ध्यान रखेंगे माय के बाद जब बैग आया तब माय का कोई अर्थ निकलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी पॉजेसिव या जेनेटिव केस आते हैं तो उनके बाद हमेशा किसी ना किसी नाउन का यूज होता है। अगर नाउन का यूज नहीं होगा तो उनका कोई सेंस नहीं निकलेगा। इसे आप ध्यान रखें, क्योंकि अधिकार बताएंगे तो अधिकार जिस पे बताएंगे उसका नाम लेना तो जरूरी होगा। जैसे यहां पर अधिकार बैग का है तो बैग आना तो जरूरी है। अगर आप बोलते दिस इज माय तो लोग कहते क्या है आपका, क्या है मेरा। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे एक ना एक नाउन हमेशा आएगा। जैसे शी इज माय सिस्टर, वो मेरी बहन है, तो वहां पर सिस्टर लगाना अलग है। आपने बोला शी इज माय, नहीं वह मेरी है, नहीं कौन है, वहां पे पीछे कुछ ना कुछ होगा। शी इज माय सिस्टर, वो मेरी बहन है। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखें और जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो पॉजेसिव और जेनेटिव केस के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा। अगर नाउन नहीं आएगा तो फिर उसका सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, और बाकी प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे तब एक बार से फिर हम केस पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जो सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन आएगा उसमें केस ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी तो क्योंकि हमें केस पढ़ने, संबंध बताना है, और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें मुख्य जो काम है वो है पॉजेसिव या जेनेटिव केस का, इसलिए हमने आपको इसके बारे में बताया। बाकी डिटेल में हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हमारे प्रोनाउन चैप्टर में। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए और फिर हम लोग निकलते हैं आगे के लिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि नॉमिनेटिव केस जो है वो हमेशा यूज होगा सब्जेक्ट के स्थान पर होगा। जैसे रोहन प्लेस क्रिकेट एवरीडे, तो यहां पर आपसे कई बार पूछा जाता है प्लीज फाइंड आउट सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव केस, तो रोहन हो गया, यहां पर ही हो गया, क्योंकि ये हमेशा वर्ब से पहले आ रहे हैं। तो जो भी वर्ब से पहले आएगा वो केस ही कहलाएगा सब्जेक्टिव केस। क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो रोहन प्लेस क्रिकेट एवरीडे, ही सॉ हर इन द मीटिंग, उसने उसे मीटिंग में देखा था। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस, इट इज ऑलवेज यूज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, तो ये हमेशा वर्ब के बाद यूज किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब के बाद किया जाता है। जैसे अजय कॉल्ड रामा, तो अजय तो हो गया सब्जेक्ट और रामा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है। ऐसे ही दे हो गया हमारा सब्जेक्ट और मी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नोट, तो ऑब्जेक्टिव केस इज ऑलवेज यूज इन इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब सबसे पहली बात है यहां पे बोला गया है कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता। तो सबसे पहले हमें यह पता चले कि भाई इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले वर्ब आएगी, और जब वर्ब पहले यूज हो रही है तो वर्ब के बाद जो भी केस आएगा, अभी हमने आपको बताया कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसलिए अपन ध्यान रखेंगे कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को ही बोला जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा है शो मी योर बुक, तो शो आई योर बुक नहीं है, शो सबसे पहले वर्ब आ गई है और उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ा। ठीक है, जैसे कॉल हिम, उसे कॉल कीजिए, तो कॉल हिम, तो कॉल ही नहीं कॉल हिम, क्योंकि वर्ब आपने पहले लगा दिया है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। जैसे स्टॉप देम, उन्हें रोकिए, अब स्टॉप एक वर्ब है, उसके बाद जो भी केस आएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, सब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता। इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या आता है? हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, नाउन बहुत इजी है, बस ये है कि आपने मिलके पढ़े तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। हमने आपको हर पार्ट को अलग अलग तरीके से बताया है कि इनसे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है,
तो अब अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए शो ही योर बुक, गलत हो गया क्योंकि आपने शुरू किया है शो वर्ब से, ठीक है। अब शो ही योर बुक ऐसा सेंटेंस हो जाएगा गलत। उसका कारण है क्योंकि वर्ब V1 से स्टार्ट है और V1 के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो सही होता शो हिम योर बुक। आपको उसे अपनी किताब दिखानी चाहिए, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, शो हिम योर बुक, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर पॉजिटिव या जेनेटिव केस है। इट शोज पोजीशन और ओनरशिप ऑन अदर नाउन और प्रोनाउन। तो ये दूसरे नाउन या प्रोनाउन पे अपना अधिकार बताता है, जो अभी हमने आपको बता दिया है, या दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर अधिकार या स्वामित्व बताते हैं, ठीक है। जैसे आई नो राम्स ब्रदर, मैं जानता हूं राम के भाई को, ठीक है। तो भाई, भाई किसका है? राम का है। और अभी हमने आपको बताया था कि एपोस्ट्रॉफी अर्थात ये वाला एस और ये वाला एस जो है, तो क्योंकि जब भी आप कभी भी आप यूज करोगे पॉजिटिव केस का, तो पॉजिटिव केस के बाद आना चाहिए कोई ना कोई नाउन। तो जैसे यहां पे राम के बाद ब्रदर आ गया तो ये नाउन हो गया, इसलिए उसने अधिकार बता दिया। जैसे शी लाइक्स माई ड्रेस, तो भाई किसकी ड्रेस? मेरी ड्रेस, मेरा अधिकार है उस पर। दिस इज द बुक ऑफ दीपू, किसकी किताब? दीपू की किताब। तो बुक किसकी है, किसका अधिकार है? दीपू का अधिकार है, तो ऑफ से बता दिया। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि भाई एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ ये दोनों भी पॉजिटिव केस ही होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव केस ही होते हैं। आप इसे अच्छे से ध्यान रखें कि ये भी पॉजिटिव केस ही होते हैं, ठीक है। माय, अवर, योर, ओन ये तो सब है ही, लेकिन एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ भी पॉजिटिव केस में ही आता है, ठीक है। उसके बाद है एपोस्ट्रॉफी एस से संबंधित नियम। यही है हमारा पूरे पार्ट का जिस्ट, क्योंकि नाउन, जेंडर और केसेस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एपोस्ट्रॉफी एस के आते हैं, जिसे आज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इट कैन बी यूज ओनली विथ लिविंग नाउन्स, ठीक है। इसका प्रयोग केवल जीवित व्यक्तियों के साथ ही किया जा सकता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं, लिविंग के साथ। तो एपोस्ट्रॉफी अर्थात लिविंग होना चाहिए। जैसे संदीप कार, संदीप लिविंग है, उसकी कार है इसलिए। सुमित हाउस, तो सुमित का घर है। उसके बाद लायंस रोड, शेर की दहाड़ है। काउज मिल्क, गाय का दूध है। हरीलाल टर्बन, हरीलाल की पगड़ी है। डॉग्स कैनल, कुत्ते का घर है, जहां पे डॉग स्टे करते हैं, यहाँ पे घरों में डॉग को रखा जाता है, उसे कैनल बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद एंड्स इंडस्ट्री, चींटियों का जो घर या बामी रहती है जिसमें चींटी रहती है, उसे इंडस्ट्री बोला जाता है। तो एंड्स इंडस्ट्री। अब हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी लिविंग है उसके साथ हमेशा एपोस्ट्रॉफी का यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एपोस्ट्रॉफी का एस का यूज किया जाएगा। नॉन लिविंग के साथ कभी भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता। किसके साथ? नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। चलिए, जैसे हम ध्यान रखें मोबाइल्स कवर। अब मोबाइल एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। कैसा है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए मोबाइल के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं हो सकता। अब जब मोबाइल के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं आ सकता तो संबंध कैसे बताएं? तो वहां पर काम आता है हमारा ऑफ। जी हाँ, क्या काम आता है? ऑफ। क्योंकि ऑफ एक ऐसा वर्ड है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज हो जाता है। तो अगर आप एपोस्ट्रॉफी अगर आप एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वहां पे आपको ऑफ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है वहां पे ऑफ का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ प्रयोग हो जाता है। जैसे कार ऑफ रवि, रवि की कार, या रवीज कार, रवि की कार, ठीक है। तो कार ऑफ रवि और रवीज कार ये दोनों सही हैं, लेकिन मोबाइल्स कवर गलत हो गया, कवर ऑफ मोबाइल सही हो गया। अब बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले एग्जाम में पूछा गया था। तो उन्होंने पूछा मोबाइल्स कवर वॉज ब्रोकन बाय मी लास्ट नाइट। तो मोबाइल का कवर मेरे द्वारा कल रात में तोड़ दिया गया, ठीक है। तो मोबाइल्स कवर गलत हो जाएगा, बोला जाएगा यहाँ पर कवर ऑफ मोबाइल, क्योंकि मोबाइल एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और उसके साथ आप कवर का यूज मतलब एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जहां पर भी नॉन लिविंग वर्ड आएंगे उनके साथ एपोस्ट्रॉफी जगह ऑफ का यूज कीजिए, और बाकी लिविंग के साथ आप चाहे ऑफ का यूज करें या एपोस्ट्रॉफी का, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक। तो जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसके कौन कौन से रूल्स हमें समझने हैं। तो देखिए यहां पर हम ध्यान रखेंगे विद द वर्ड्स विच शोज टाइम एंड डिस्टेंस। तो भाई अब कुछ ऐसे नॉन लिविंग हैं जिनके साथ एपोस्ट्रॉफी का हम यूज कर देते हैं। वैसे नॉर्मली अभी हमने आपको क्या बताया कि नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे नॉन लिविंग वर्ड्स हैं जिनके साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो यहां पर विद द वर्ड्स विच शो
टाइम एंड डिस्टेंस, तो ऐसे शब्द जो समय और दूरी बताते हैं, भले वो नॉन लिविंग है लेकिन उनके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, टुडेज पेपर्स टाइम बता रहा है, यस्टरडेज न्यूज टाइम बता रहा है, अ वीक्स मंथ टाइम बता रहा है, 5 मिनट्स वॉक दूरी बता रहा है, अ स्टोन्स थ्रो, अब स्टोन का मतलब पत्थर होता है। ठीक है, लेकिन ये पूरी की पूरी एक फ्रेज है। जी हाँ, पूरी की पूरी क्या है, फ्रेज है। स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत कम दूरी या फिर नजदीक। ठीक है, तो नजदीक जो है उसके लिए ये वर्ड आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। स्टोन थ्रो इसका मतलब ये नहीं है। अब अगर वैसे भी आपको याद रखना है स्टोन थ्रो, तो एक पत्थर को आप कितनी दूर फेंक सकते हैं? क्या 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर? नहीं, हम कुछ मीटर ही फेंक सकते हैं पत्थर को। तो स्वाभाविक बात है, मीटर तो बहुत कम डिस्टेंस हुआ ना, तो इसी वजह से बोलते हैं स्टोन थ्रो। जैसे माई हाउस इज एट स्टोन थ्रो, सो डोंट वरी अबाउट मी, आई विल गो बाय वॉक। तो भाई यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई मेरा घर बड़ा ही नजदीक है, तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो स्टोन थ्रो। उसके बाद यदि वेट की यूनिट का हम प्रयोग करें, वजन बताने वाली यूनिट, जैसे ग्राम हुआ, किलोग्राम हुआ, टन हुआ, ये सब क्या बताती हैं? हमेशा यूनिट है ये, और वेट बताती हैं। तो इस पे हम ध्यान रखेंगे कि वजन बताने वाली इकाइयों के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं यदि इकाई के बाद वेट शब्द का प्रयोग हो। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जैसे यहां पर हमने वर्ड लिखा 1 किलोग्राम शुगर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिर्फ किलोग्राम लिखा है, लेकिन यहां पे लिखा है यदि इकाई के बाद वेट लग जाए तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें एपोस्ट्रोफी यूज करना पड़ेगा। जैसे 1 किलोग्राम वेट, अब वेट आया तो क्या करना पड़ेगा? एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अ टन्स वेट, अ ग्राम्स वेट, तो यदि वजन बताने वाली इकाइयों के बाद वेट शब्द का यूज हो रहा है तो यहां पर एपोस्ट्रोफी 100% लगेगा। आप ध्यान रखें, तो आप ऐसे नहीं बोलते जाएंगे 1 किलोग्राम वेट, नहीं, 1 किलोग्राम्स वेट। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे अ ग्राम वेट, नहीं, अ ग्राम्स वेट ही आपको हमेशा बोलना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ऐसे कि यदि यूनिट, जो भी वजन की यूनिट है, ठीक है, इकाइयां हैं, उनके बाद यदि वेट शब्द का प्रयोग किया गया है तो 100% है कि एपोस्ट्रोफी लग जाएगा उसमें। उसके बाद है इफ नेचुरल ऑब्जेक्ट आर यूज एज लिविंग वंस, यदि जो नॉन लिविंग है और नेचुरल है मतलब प्राकृतिक है तो नॉन लिविंग। अब सूरज थोड़ी सांस लेगा या फिर मून थोड़ी सांस लेगा, लेकिन ये नेचुरल ऑब्जेक्ट है और इसी वजह से इन्हें हम सजीव मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? सजीव मानते हैं, जैसे चंदा मामा, सूर्यदेव। तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि एपोस्ट्रोफी का यूज हो जाएगा। जैसे द अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है, भूमि का गुरुत्वाकर्षण, जमीन का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, द सन्स रेज, सूर्य की किरणें, द नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति का सौंदर्यता, द सोल्स डिलाइट, आत्मा की खुशी, द माइंड साइज, दिमाग की आंखें। कहते हैं ना भाई, दिमाग की आंखें खोलो तुम्हें सच दिख नहीं रहा है, तो इट इज कॉल्ड माइंड साइज। तो ये सब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं और इन्हें हम सजीव की तरह प्रयोग करते हैं। किसकी तरह? सजीव की तरह। तो इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा इसे। उसके बाद फिर है विद द यूनिट्स ऑफ करेंसी। तो भाई जो मुद्रा की यूनिट है, जैसे डॉलर हुआ, पाउंड हुआ, रुपीज हुआ, ये सब करेंसी की मुद्राएं हैं। ठीक है, तो मुद्रा की इकाइयों के साथ यदि इनके बाद वैल्यू और वर्थ का प्रयोग कर दिया जाए तो ध्यान रखेंगे कि भाई यदि इनके बाद वैल्यू या वर्थ का, जैसे हम वजन बताने वाली इकाइयों के बाद वेट का प्रयोग कर रहे थे तब एपोस्ट्रोफी लग रहा था, इसी तरीके से यदि हम मुद्रा की इकाइयों का प्रयोग करें, ठीक है, नाम का यूज करें, मुद्रा की नाम का यूज करें, तो फिर हम अगर वैल्यू या वर्थ आ रहा है तो फिर हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अ डॉलर अगर आपने लिखा तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर आपने लिखा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने वैल्यू की तो डॉलर्स हो गया, रुपीज वर्थ, वैल्यू और वर्थ दोनों का अर्थ होता है मूल्य या कीमत, जैसे अपन बोलते हैं, और आप पाउंड्स वैल्यू। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे वर्थ या पाउंड, है ना, वर्थ या वैल्यू अगर आ गया है किसी भी करेंसी के नाम के बाद तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग उसमें हो ही जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
उसके बाद है विद द वर्ड्स विच शो स्पेस, स्पेस बताने वाले शब्दों के साथ दो जगह आपको बताएं, जैसे अ नीडल्स पॉइंट, जी हाँ सुई की नोक, कहते हैं ना सुई की नोक जितनी भूमि नहीं दूंगा मैं तो तुम्हें, ठीक है। तो यहां पर अपन ध्यान रखेंगे अ नीडल्स पॉइंट और अ रेजर्स एज, ठीक है। हम कहते हैं ना भाई उसकी जिंदगी तो तलवार की धार पे है, ठीक है, तो इंग्लिश में वो रेजर्स एज हो गया। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे ये जगह बताते हैं हमें, और इसी वजह से हम इनके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। तो ये नॉन लिविंग, लेकिन इस कंडीशन में इनके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि हम बता ही क्या रहे हैं आपको, वो पॉइंट बता रहे हैं जिसमें नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हो जाता है, ठीक। हाँ तो देखिए इसी तरीके से आज तक गलतियां आपको आई होंगी और आप उसे समझ नहीं पाए होंगे, और अब जब इसके बाद हम 50 क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि आज तक आप कितनी गलतियां कर रहे थे और अब कैसे आप उन्हें पार पा पाओगे, उनसे लड़ोगे और जीत के बाहर आओगे, ठीक। उसके बाद है अराइवल, डिपार्चर, स्टाफ और क्रू। यदि अराइवल, डिपार्चर, स्टाफ और क्रू ये आता है ट्रांसपोर्ट मीडियम के साथ, कहना जो कहीं ना कहीं जो वाहन है जो यात्रा कर रहे हैं उनके साथ ही स्टाफ, क्रू या डिपार्चर का प्रयोग होगा। जैसे द ट्रेन डिपार्चर, ट्रेन का है ना जो जाने वाला समय है, उसके बाद द प्लेन्स अराइवल, आगमन वाला समय है। द शिप्स क्रू, क्रू और स्टाफ जो है वो आते हैं, जो भी पूरा दल होता है, चालक दल होता है, उसी को हम स्टाफ या क्रू बोलते हैं, ठीक है। ईच अदर और वन अनदर के साथ भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जा सकता है, ध्यान रखें। वी लाइक ईच अदर्स आइडियाज, हमें एक दूसरे के आइडियाज पसंद है। और द फोर ब्रदर्स एंजॉय वन अनदर्स कंपनी, चारों भाइयों को एक दूसरे का साथ पसंद है, ठीक है। तो ईच अदर और वन अनदर के साथ भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा। बस आप इस बात का ध्यान रखना कि जो ईच अदर होता है, क्या होता है, ईच अदर होता है, ये हमेशा दो नाउन के साथ ही प्रयोग होगा। जैसे यहाँ वी आ रहा है तो ईच अदर को देख के हम समझ गए कि दो की बात चल रही है, हमें एक दूसरे के आइडिया पसंद है, ठीक है। और जब बात आएगी वन अनदर की, तो वन अनदर हमेशा आता है तीन या तीन से ज्यादा के लिए। जैसे यहाँ पर चार हैं तो फिर वन अनदर हुआ। आपको एग्जाम में ये दोनों पलट के दे दिए जाएंगे, चार की जगह ईच अदर दे देंगे और दो की जगह वन अनदर दे देंगे, वो वर्ड हो जाएगा गलत, क्योंकि भाई तीन या तीन से ज्यादा के लिए वन अनदर और ईच अदर आएगा दो के लिए, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद है विद द प्रोफेशन एंड पोस्ट वी यूज एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो भाई प्रोफेशन और जो पोस्ट होती है उनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं, व्यवसाय या पद के साथ, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स एडवाइस या लॉयर्स फीस, जी हाँ डॉक्टर एडवाइस या लॉयर्स फीस, ठीक। इसी तरह से एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हो जाता है, जी हाँ इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखें, ठीक है। तो जैसे आई फाउंड समबडीज बैग, मुझे किसी का पर्स मिल गया, ठीक है। ही शी डजंट लाइक एनीबडीज आइडियाज, उसे किसी का भी आइडिया पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी हो गया, लेकिन दिक्कत क्या होगी, यदि इन शब्दों के बाद एल्स वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए, एल्स, यदि इन सभी शब्दों के बाद एल्स का प्रयोग किया गया है तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग फिर एल्स पर होने लगता है, किस पर होने लगता है, एल्स पर होने लगता है, ठीक है। एवरीबडी या इन किसी भी शब्द पर नहीं होगा। जैसे आई फाउंड समबडी एल्स बैग, अब देखो एल्स आया तो अब समबडीज पे नहीं लगा, वैसे क्या अगर एल्स नहीं था तो आई फाउंड समबडीज पर्स, मुझे किसी का पर्स मिला, ठीक है। लेकिन जब एल्स आया तो एपोस्ट्रोफी समबडी पर न लगकर एल्स पर लग गया। शी डजंट लाइक एनीबडी एल्स आइडिया, उसे किसी और का आइडिया पसंद नहीं है, जबकि शी डजंट लाइक एनीबडीज आइडिया, अब एनीबडी एल्स आइडिया, एल्स जब भी आएगा तो एपोस्ट्रोफी एल्स पे चला जाएगा, ना कि इन शब्दों पर रहेगा, ठीक है। देखिए है ना कितनी काम की बात। और सोचिए आप अभी तक क्या कर रहे होंगे, बस इसलिए कहते हैं कि अगर आप सिलेक्शन नंबर पढ़ रहे हैं तो 100% है कि आप इंग्लिश में फेल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी कैन नॉट यूज एपोस्ट्रोफी इन टू रेगुलर नाउन्स, दो लगातार नाउन पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता, जी हाँ लगातार अगर वाक्य में नाउन आ रहे हैं तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा। राम्स फादर्स बैग गलत हो गया, जी हाँ, क्योंकि आपने यहां पर राम पर भी एपोस्ट्रोफी किया और फादर पे भी। अब अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाए तो उसे सही कैसे करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखें बैग किसका है, ठीक है राम का, तो बैग ऑफ राम्स, और पापा किसके हैं, राम के। तो भाई जो राम
है वही मैंने, अगर राम नहीं होता तो हम फादर का इंट्रो नहीं करवा पाते, और अगर फादर का इंट्रो नहीं कर पाते तो बैग का नहीं कर पाते, तो इसलिए बैग ऑफ राम्स फादर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है, अब जरा जल्दी से लिखें, सीताज सिस्टर्स कार। ठीक है, सीताज सिस्टर्स कार। जरा जल्दी से इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसे सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं, सीताज सिस्टर्स कार। ठीक है, अगर आपने इसे सीखा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि भाई सीताज सिस्टर्स कार को सही कैसे लिख पाएंगे हम। ठीक है, चलिए उसके बाद टू शो जॉइंट पोजीशन और क्लोज रिलेशन वी यूज एपोस्ट्रोफी विद लास्ट नाउन। यदि घनिष्ठ और संबंधित नाउन, दो नाउन आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, तो फिर हम केवल लास्ट नाउन पे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं और उससे संबंध बता देते हैं। जैसे राम एंड सीता सन, अब हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है राम्स एंड सीताज सन, नहीं, हमें ये पता चल गया राम और सीता हस्बैंड वाइफ हैं, और क्योंकि उन दोनों का पुत्र है तो राम एंड सीताज, क्योंकि दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, तो हम केवल सीता पे अगर एपोस्ट्रोफी लगा दें तो काम चल जाएगा। राम एंड सीता सन, सोहन एंड मोहन शॉप, तो सोहन और मोहन दोनों की शॉप है, उस पे हमने यूज कर दिया। ठीक है, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि यदि नाउन संबंधित नहीं है या दोनों अलग अलग हैं तो फिर दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो, विदाउट जॉइंट पोजीशन, लेकिन यदि इनका संयुक्त अधिकार नहीं है तो दोनों नाउन अलग अलग एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राम एंड श्याम सन, अब और राम और श्याम का एक पुत्र नहीं हो सकता, जी हाँ 100% है, दोनों के पुत्र अलग अलग होंगे। ठीक है, राम और सीता मेल फीमेल थे, उनका एक पुत्र हो सकता है, लेकिन राम एंड श्याम का पुत्र नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा राम्स एंड श्याम्स सन्स, और इसे भी प्लूरल करना पड़ा हमें, तब जाके सही होगा। अदरवाइज क्या होता, या आपको इस तरीके से दे देते राम एंड श्याम सन्स इज वेरी नॉटी, गलत हो गया, राम्स एंड श्याम सन्स आर वेरी नॉटी, ये बड़े ही शैतान बच्चे हैं। ठीक है, तो राम एंड श्याम सन, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ए प्लस नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन, जी हां, यदि आपको कभी इस तरीके से मिले, जैसे यहां पर है ए हाउस ऑफ रवीज। ठीक है, तो देखो ए आया, फिर नाउन हाउस हो गया, फिर ऑफ आ गया, और फिर दूसरा नाउन आ गया, एपोस्ट्रोफी वाला नाउन आ गया, कंस्ट्रक्शन मतलब एपोस्ट्रोफी वाला, तो हाउस ऑफ रवीज। ठीक है, तो इसका सेंस क्या निकलता है, यदि इस स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कई सारों में से एक। जी हाँ, कई सारों में से एक, कई सारों में से एक, जैसे रवि के कई सारे घरों में से एक घर, अ हाउस ऑफ रवीज, या अ पिक्चर ऑफ दामनीज, दामनी की कई सारी पिक्चरों में से एक पिक्चर। तो इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे ही कि आप पिक्चर ऑफ दामनी, जब भी आपको बोलना है मेरे कई सारे ड्रेसेस में से एक ड्रेस, तो आप बोलोगे अ ड्रेस। ठीक है, अ ड्रेस ऑफ राधा, राधा की कई सारी ड्रेसों में से एक ड्रेस। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। वन ऑफ द नाउन, यदि वन ऑफ द के साथ कोई नाउन आ रहा है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कभी नहीं होता। जैसे वन ऑफ द कार्स ऑफ राम, ये गलत हो जाएगा, वन ऑफ द कार्स ऑफ राम होना चाहिए, यही सही है, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कभी नहीं होता। या फिर अगर आप बोलते वन ऑफ द कार्स ऑफ राम्स, ये भी गलत हो जाता, यहां पर भी हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते। तो अगर वन ऑफ द आ गया है तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा, सीधा होगा अ कार ऑफ राम्स, कई सारी कारों में से एक कार। ठीक है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए। यही है वो सारी बातें जो हमें टीयर 1 टीयर 2 दोनों में परेशान करती हैं और हमें इनके बारे में पता ही नहीं होता। अच्छा, आप खुद बताइए, कब आपने नाउन, जेंडर एंड केसेस इतनी डिटेल में आपने पढ़े थे? क्या वाकई में आपको मस्कुलिन, फेमिनाइन, ठीक है, न्यूटर जेंडर, या फिर इन केस के बारे में पता था? ठीक है, ओके। उसके बाद फिर है एस इज यूज एज द लास्ट वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? तो कंपाउंड नाउन हमने आपको बताया था नाउन एंड नंबर में, ऐसे नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे सन इन लॉ, ठीक है, अगर हम देखें तो सन इन लॉ, ये हो गया सन इन लॉ। ठीक है, तो अब जो सन इन लॉ है, यहां पे अपन ध्यान रखेंगे सन इन लॉ,
तो यहाँ पे सन इन लॉ ये है कंपाउंड नाउन, क्योंकि इसमें 3 वर्ड मिलके एक शब्द बना रहे हैं, दामाद जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब जब भी इस पे कभी भी आपको एपोस्ट्रोफी का यूज करना है तो हमेशा लास्ट वाले वर्ड, जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसी के ऊपर हम एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा सन्स इन लॉज कार, नहीं, गलत हो गया। सन्स इन लॉज कार दोनों पे लगा दिया तो भी गलत हो गया, केवल सही होगा सन इन लॉज कार। जी हाँ, सन इन लॉज कार यही सही होगा। ठीक है, उसके बाद है पब्लिक, विलेज, हॉस्टल, सिटी के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसे आप बड़े अच्छे से ध्यान रखें कि भाई कभी भी पब्लिक आ रही है, कभी भी विलेज की बात आ रही है, कभी भी हॉस्टल है या सिटी है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन, ध्यान रखेंगे पब्लिक अगर आ रही है, विलेज गांव आ रहा है, हॉस्टल आ रहा है, सिटी आ रहा है, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा। ये सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप खुद बताइए कितनी बातें आपको इस लेक्चर से जो आज पता चली हैं वो आपको पहले से पता थी। आप जब इस लेक्चर को एक आध दो बार देखेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। कोई डाउट आपको आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता दीजिए, हम उसे सॉर्ट आउट करवा देंगे। अगर कोई टॉपिक आपको जल्दी पढ़ना है, आप उसमें बड़े परेशान हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसे जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो जरा जल्दी से आप इस बात को ध्यान रखें जो जो आज हमने आपको बताई हैं। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा पूरा नाउन, जेंडर एंड केसेस। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप सिलेक्शन नाम पर जुड़े रहिए, मनु सर के साथ बने रहिए। आप देखिए कि आपकी इंग्लिश जो है वो सुपर से ऊपर हो जाएगी। जी हाँ, सुपर से ऊपर आपकी इंग्लिश पहुंचने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा हमारा 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन। आप हमारे साथ उसे मिलकर सॉर्ट आउट कीजिएगा, उसमें हम आपको बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा प्रोनाउन का। प्रोनाउन पढ़ेंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।